गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रिपब्लिक स्टडी चैनल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि संविधान क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि संविधान का महत्व क्या होता है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि संवैधानिक विकास के चरण क्या क्या थे। इसी के बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताइए कि कैसा लगा है ये वीडियो। ठीक है, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान क्या होता है? तो संविधान नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? संविधान क्या है? एक दस्तावेज है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान से ही सरकार चलाया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है एवं राज्य की विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है एवं उनकी दायित्वों तथा शक्तियों का सीमांकन भी करता है एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन भी करता है। ठीक है। संविधान नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। जिस संविधान के अनुसार ही सरकार का संचालन किया जाता है, सरकार को चलाया जाता है। ठीक है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है एवं राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है, उनकी दायित्वों तथा शक्तियों का सीमांकन करता है एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन भी करता है। ठीक है। तो संविधान के बारे में हमको पता चल गया कि संविधान कहते किसे हैं। संविधान कहते किसे, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। संविधान नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था, बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है एवं राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है, उनकी दायित्वों तथा शक्तियों का सीमांकन करता है एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन भी करता है। ठीक है, पता चल गया। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन, जो है संविधान का महत्व। संविधान का आखिर संविधान का महत्व क्या होता है? ठीक है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य कि कानून कौन बनाएगा। ठीक है, संविधान सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, फिर से इस दोनों पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं। क्या? संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, दूसरा है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित करता है। ठीक है, उसके सीमा में रखता है। राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित करता है एवं उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, संविधान न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है क्या? संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग। राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान क्या करता है? राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों
एवं अधिकारों को परिभाषित भी करता है, उनकी शक्तियों तथा अधिकार को परिभाषित भी करता है। ठीक है, तो पहला संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन था संविधान किसे कहते हैं, और दूसरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि संविधान का महत्व क्या होता है। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन था वो था भारतीय संविधान की विकास की यात्रा, यानी कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ ये बताइए। चलिए पढ़ते। ठीक है, तो अगला है विकास, भारतीय संविधान की विकास की यात्रा। 1757 की प्लासी की लड़ाई एवं 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया जाता है, और जीत लेने के बाद में बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन का शिकंजा कसता है। जीत लिया, अब उसको अपने तरीके से चलाना स्टार्ट करता है, और इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर, ठीक है, समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनी। ठीक है, वास्तव में होता क्या है कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों के द्वारा तो जीत लिया जाता है, और जीत लेने के बाद तो ये लोग शासन प्रारंभ करते हैं, और इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनी। ठीक है, तो वो सीढ़ियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो संविधान के विकास की पहली सीढ़ी थी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के तहत कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है। गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद दिया जाता है, गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया जाता है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल रहता है 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक। कब तक? 1773 से 1785 ईस्वी तक वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल रहता है। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1774 ईस्वी में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले थे चेम्बर्स, लिमेंटर और हाइड। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश, पहला चेम्बर्स, लिमेंटर एवं हाइड। ठीक है, एवं इसके साथ इस शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी स्थापना की जाती है, जो कंपनी पर नियंत्रण रखती है, और इसकी सदस्यों की संख्या 24 रहती है। ठीक है, अब संविधान के विकास की दूसरा सीढ़ी 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। ठीक है, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विधि निर्माण की शक्ति दे दी गई। ठीक है, कलकत्ता का जो सरकार होगा, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के विधि निर्माण की शक्ति होगा उसके पास, एवं सरकारी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अंग्रेजी जो सरकारी कर्मचारी थे उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत ये बात सामने आई। तीसरा सीढ़ी था संविधान के विकास का 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसके तहत संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। ठीक है, और द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। इसके तहत पहला जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो व्यापारिक मामलों का देखभाल करेगा। दूसरा जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक मामलों पर विचार रखेगा अपना। ठीक है, तो ये 2 शासन हो गए, पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो दोनों द्वैध शासन है कब लागू किया गया, किस
इंडिया एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत लागू किया गया? तो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के तहत ये द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, अगला जो सीढ़ी है वो है 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट। ये स्पेशली कर्नवालिस के संबंध में आया था। ठीक है, गवर्नर जनरल को सेनापति बना दिया गया और गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को परिषद के जो निर्णय होता था उसको रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल पद की गरिमा और भी बढ़ गई। अगला जो सीढ़ी है वो है 1793 ईस्वी का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। इसके तहत कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से देना तय हुआ और कंपनी का शासन 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया। ठीक है, कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा और कंपनी का शासन 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया। ठीक है, कि कंपनी और 20 साल तक भारत में शासन करेगी। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंबई एवं मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार भी दे दिया गया। हाईलाइट हो गया बंगाल का गवर्नर, उसको मिल रहा है बंबई एवं मद्रास को का पर्यवेक्षण करने का अधिकार। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। भारतीय संविधान के विकास की जो अगली सीढ़ी है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अगला जो सीढ़ी है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी का जो शासन था वो पुनः 20 वर्ष बढ़ा दिया गया और 20 वर्ष शासन करेगा। ठीक है, पहले था 1793, 1793 में 20 जोड़ेंगे 1813 हो जाएगा। अब क्या हुआ, 1813 में भी जब चार्टर एक्ट आया तो उसके तहत भी 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो 1813 और 20 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और इसमें भी फिर से बढ़ा दिया जा रहा है, उसके बाद कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, भारतीयों के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और केवल चाय एवं चीन के साथ कंपनी व्यापार कर सकती थी। ठीक है, भारत के साथ सभी व्यापारिक संबंध क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए और कंपनी जो थी केवल चाय एवं चीन के साथ ही व्यापार कर सकती थी। दूसरा, यह निश्चित किया गया कि शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख का खर्चा किया जाएगा। भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक छलावा प्रस्तुत किया कि शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख खर्चा किया जाएगा, जिससे भारतीयों को लगे कि अंग्रेज लोग आए हैं तो यहाँ शिक्षा से, अपनी शिक्षा से भारतीयों को शिक्षित कर रहे हैं। उसके बाद इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में छूट दिया गया कि आप आइए ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है, चलिए अब तो 1813 ईस्वी में भी 20 वर्ष कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया था। तो 20 वर्ष के बाद आता है अगला सीढ़ी 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन को 20 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है और पहले जो चाय एवं चीन के साथ कंपनी का जो व्यापार होता था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है, व्यापार को संपूर्ण समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, जाति वर्ग पर भेदभाव भी समाप्त कर दिया जाता है। अब देखिए, ये अंग्रेज लोग भी जाति और वर्ग पर भेदभाव समाप्त कर दिए थे, लेकिन भारतीय समाज में अभी भी ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और ये जो क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इस एक्ट के तहत ही विधि आयोग का गठन किया गया, जिसमें पहले अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष, विधि अध्यक्ष कौन थे, विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे।
1843 ईस्वी में एलन बरो ने दास प्रथा समाप्त कर दिया। ठीक है, 1843 ईस्वी में एलन बरो ने दास प्रथा समाप्त कर दिया गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अब 20 वर्ष तो 1833 से 20 वर्ष बाद 1853 हो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास का अगला सीढ़ी 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत अगर आपको अधिकारी बनना है तो प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ेगा। यानी 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो पहले सदस्य थे 24 अब 18 कर दिए गए एवं विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। ठीक है, जो 1833 ईस्वी में विधि आयोग का गठन हुआ था उसके तहत प्रथम अध्यक्षता मैकाले के द्वारा किया गया था, उस सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला सीढ़ी है 1858 का अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। देखिए, पहले किया गया क्या? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया और केवल चाय एवं चीन के साथ कंपनी व्यापार कर सकती थी। उसके अगले 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट में चाय एवं चीन के साथ कंपनी का जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि व्यापार को संपूर्ण समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद 1858 का अधिनियम आते आते कंपनी का शासन भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो कंपनी का शासन चला 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। ठीक है, और 1858 ईस्वी के बाद जो शासन आ जाता है सम्राट का शासन शुरुआत हो जाता है 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हो जाता है और भारत का कमान आ जाता है भारतीयों के हाथों में। ठीक है, 1858 के अधिनियम के तहत एक भारत सचिव पद की गठन किया जाता है। ठीक है, भारत सचिव पद एवं सचिव पद की क्या किया जाता है? गठन किया जाता है एवं सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया जाता है। पहले तो भारत सचिव पद का गठन किया जाएगा और सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, और इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। 1833 में क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था और 1858 में हो जाता है भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला सीढ़ी है 1861 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है वायसराय को। ठीक है, विधानसभा की स्थापना की जाती है एवं वायसराय अपनी परिषद में 6 से लेकर के 12 सदस्य की नियुक्ति कर सकते थे। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिन ने बनारस के राजा एवं पटियाला के राजा एवं सर दिनकर राव को अपने परिषद में नियुक्त किया था। ठीक है, वायसराय अपनी परिषद में 6 से 12 के बीच में सदस्य नियुक्त कर सकते थे और 1862 में ही जब ये अधिनियम लगा तो उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिन थे और उन्होंने अपने परिषद में बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को नियुक्त किया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1869 ईस्वी में विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए कानून बनाना प्रारंभ किया गया था। इसी एक्ट के तहत 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। ठीक है, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था।
और इसके बाद 1861 के बाद एक और अधिनियम आया था 1873 का अधिनियम। ठीक है, एक 1873 का अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त किया गया। तो पहले क्या किया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके बाद चाय एवं चीन के साथ व्यापार थोड़ा रखा गया। नेक्स्ट वाला जो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, उसके तहत चाय एवं चीन के साथ भी कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया और कंपनी भी समाप्त हो गया। ठीक है, कंपनी 1884 ईस्वी में समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ज़रूरतमंदों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, ये संविधान भारतीय संविधान का पार्ट 1 था। भारतीय संविधान के विकास की यात्रा का यह प्रथम भाग था। दूसरा भाग कुछ ही दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पहले तो इस वीडियो को अच्छे से आप समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, लेकिन याद कीजिए। री पब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।